तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो अपना रियल एनालिसिस का ये लेक्चर है, इसमें अगर अगर आपको याद हो तो हम बीएससी क्लासेस में भी लेंथ ऑफ आर्क निकालते थे। सो लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ कर्व जब हम फाइंड आउट करते थे तो दैट विल बी, या उसको सी बोल देते, एल बोल देते थे हमें, दैट इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रल ए टू बी इन 1 + dy/dx होल स्क्वायर dx। क्यों? याद है आपको कुछ? बीएससी में कहीं ना कहीं आपने इस तरह का फॉर्मूला यूज करा होगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। तो इस लेक्चर में भी कहीं ना कहीं हम वही चीज करने वाले हैं, व्हाट वी डील इन दिस Riemann Stieltjes integral में। so now we are going to find a formula. So this is, if the gamma dash is continuous, dash means derivative. Okay, so derivative of gamma is continuous on closed interval AB, then f is rectifiable, and the length of gamma from A to B, मतलब इस interval के अंदर the length of the gamma will be integral A to B mod of derivative of gamma t dt. Clear? So this is the formula. We just to check whether the derivative of the curve, that is we have gamma is gamma of t, तो जस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक, इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट देन वी विल चेक कि वो डेरिवेटिव जो वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में कि नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली दिस अल्फा गामा गामा इज रेक्टिफाइबल कर्व। और रेक्टिफाइबल व्हाट मीन? इट मीन्स दैट द लेंथ ऑफ द गामा इज लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन इन्फिनिटी, फाइनाइट होगी उसकी लेंथ। ठीक, और निकालने का तरीका क्या है? दैट विल बी इंटीग्रल ए टू बी मॉड ऑफ gamma dash t dt. Okay, so now just to prove this theorem, so first of all we just take 2 points between a and b, that is xi minus 1 and xi. Because we have a closed interval a to b, तो a और b के बीच में ये 2 पॉइंट्स हमने xi माइनस 1 और xi, ये 2 पॉइंट ले लिए a और b के बीच में। देन mod of gamma xi minus gamma xi minus 1 is equal to integration, mod of integration xi minus 1 to xi gamma dash t dt। अभी क्यों होगा? अगर स्टूडेंट इसको देखें अगर आप, तो इंटीग्रेशन से क्या होगा? डेरिवेटिव कट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टी है और ये डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी है। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कट जाएंगे, तो व्हाट वी लेफ्ट विद गामा टी एंड अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो गामा ऑफ एक्स आई माइनस गामा ऑफ एक्स आई माइनस 1, तो वही चीज है। वी जस्ट राइट इन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में लिखना है तो डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, तो डेफिनेटली दिस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर सेम। सो नेक्स्ट इज दिस mod of this will be less than equal to integral xi to xi mod of gamma dash t dt.
चलिए ठीक. सो फाइनली व्हाट वी डू, वी जस्ट टेक द समेशन ओवर. तो जो अपना क्लोज इंटरवल था उसके अंदर 2 पॉइंट्स लिए थे हमने. तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स के लिए हमने ये सम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे अपना x0 टू x1 के लिए बनेगा, फिर x1 से x2, लाइक दिस. तो ओवर द होल close interval AB, so we just divide this close interval AB into n parts. So that's why I is varies from 1 to n, and this will be sum. और यहाँ पे ऑब्वियस है इंटीग्रल, पहला इंटीग्रल आएगा x0 to x1, फिर प्लस करके x1 to x2, ऐसे करते 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 जब सम करेंगे तो लास्ट इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी x n-1 to xn. और xn जो होगा वो b के बराबर होगा, और ये x0 जो है वो a के बराबर है. तो ओवरऑल इंटीग्रल a टू v हो जाएगा. ठीक. सो दिस इज नथिंग बट इट इज ए गामा, कैपिटल गामा ऑफ p कॉमा. सो कल हमने ये इवेल्युएट किया था, कल हमने ये डेफिनेशन लिखा था. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस. ओके. Why this? So now if we take supremum on this, so what we get? So this is depending upon partition. For every partition P on of closed interval AB. तो जो भी हमने partition करी है, जो अलग अलग points है उसके ऊपर ही आया. So we have so many partition. We can we can have so many partition on closed interval AB. Or after that, what we get? We get a number of दिस टाइप ऑफ इनक्वालिटीज. माना जिस एक P1 के लिए हो जाएगी, फिर P2 के लिए भी ऐसा रिजल्ट होल्ड करेगा, फिर से P3 के लिए. सो इन ऑल दीज, फॉर ऑल partitions in the closed interval AB, we have number of this inequality. So which inequality we take? We will take the inequality which is least upper bound, है ना. लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द जो सम आएगा वो सबसे, जो अपने अपर बाउंड होगा उसका जो लीस्ट होगा, जिसको सुप्रीमम बोलते हैं. तो जस्ट बी टेकिंग द सुप्रीमम बोथ साइड्स. तो यहाँ पे तो ये फनाइट है, यहाँ पे तो इंटू ए टू बी है, तो यहाँ पे तो पार्टीशन का कोई रोल ही नहीं है. तो पार्टीशन का रोल ओनली लेफ्ट हैंड साइड पे ही है. सो दिस सुप्रीमम नथिंग बट इट इज जस्ट ए लेंथ ऑफ द गामा, and that is less than equal to this. So what we now remain to prove, we have to prove the length of gamma is greater than equal to integral a to b. क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन प्रूव कर दिया, तो ग्रेटर देन प्रूव कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे. तो आई गिव इट इक्वेशन 1 नाउ. टू प्रूव लेंथ ऑफ गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू a to b, gamma dash t dt. Okay, so now since gamma dash t is continuous on closed interval AB, कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB में. और क्लोज इंटरवल AB जो होता है कंपैक्ट सेट होता है. ठीक. कंपैक्ट की डेफिनेशन जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी क्लोज्ड होगा और साथ में वो बाउंडेड हो तो कंपैक्ट होता है. तो डेफिनेटली ये क्लोज इंटरवल आपका बाउंडेड भी है और क्लोज भी है, सारे अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है. तो ये कंपैक्ट है. और कोई फंक्शन किसी कॉन्टिन्यूस किसी कंपैक्ट सेट में कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी
होगा. सो दैट implies gamma dash t is uniformly continuous on closed interval AB because of compactness of the closed interval AB. नाउ तो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की हमने डेफिनेशन पहले पढ़ रखी है. सो व्हाट वी डू नाउ, we just using the definition. So let epsilon be epsilon greater than 0 we given, and there exists delta greater than 0 such that. तो हमें पता है कि एप्सिलॉन तो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक. लेकिन डेल्टा ए और बी के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक. एक ही एप्सिलॉन या डेल्टा होल्ड सबके लिए कर जाएगा बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस. तो if it is uniformly continuous, then the mod of gamma dash of x minus gamma dash of t is less than epsilon for, yeah, if mod of s minus t is less than delta. I think it's clear. Yes, Priya, any doubt in this? It's okay now. Rohit, now what we take a partition. Let P be a partition uh, x naught, x1, x2, so and so, xn be a partition of closed interval AB with delta xi means xi minus 1. तो दोनों में जो गैप है दैट शुड बी लेस देन डेल्टा. हम इस बिकॉज ऑफ वी आर लुकिंग फॉर दिस, ठीक है, दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं एस और टी जो होंगे वो पॉइंट जो होंगे वो ए और बी के बीच में ही होंगे. तो वी टेकिंग ए पार्टीशन ऑफ द टाइप इन विच the distance between 2 points is less than delta. So we taking in general t with a point lies between xi minus 1 to xi के बीच में. So now we have a inequality. देखिए यहाँ पे हमारे पास इनक्वालिटी होती है, mod of a minus b is greater than equal to mod of a minus mod of b. तो यही इनक्वालिटी यहाँ पे हमने यूज कर ली t और xi के ऊपर. तो ये बन गया आपके पास mod a, this is mod b, and this is mod a minus b. So mod of a minus b is greater than equal to mod a minus mod b. तो थोड़ा इसको रोटेट करके लिख दिया हमने. so so that's why gamma dash t mod of gamma dash t minus mod of gamma dash xi is less than equal to gamma dash t minus gamma dash xi, and this is less than epsilon because we have this way uniformity of gamma dash. तो डेफिनेटली जो एस और टी है वो भी ए और बी के बीच में पॉइंट होंगे, और ये पॉइंट्स भी ए और बी के बीच में है. दैट्स व्हाई दिस मॉड विल बी लेस देन एप्सिलॉन. सो फाइनली व्हाट वी गेट gamma dash of mod of gamma dash of t minus mod of gamma dash xi is less than epsilon. So we need this one, so we just make it here. Now what we do, we taking integration both sides on the interval xi minus 1 to xi. इस इंटरवल में हमने इंटीग्रेशन कर दी, बाद में हम इसका सम कर लेंगे. तो we just taking integrate both sides. So you see we separating the integral, ये इसको अलग कर दिया और इसको अलग लिख लिया एप्सिलॉन के लिए. तो एप्सिलॉन तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एप्सिलॉन की हो जाएगी एप्सिलॉन टी. तो टी के ऊपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग जाएगी. तो टी का ऐसे इंटीग्रेशन आएगा और एक्स आई
-1। सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो xi - 1, so that is delta xi। ओके, सो व्हाट वी गेट, तो ये एप्सिलॉन वाला टर्म तो ये आ गया आपको। ठीक, इससे तो ये बन गया। नाउ इन दिस व्हाट वी डू, हमने यहाँ पे गामा डैश ऑफ टी ऐड कर दिया और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया, तो अगेन व्हाट वी गेट गामा टी प्लस गामा डैश एक्स आई माइनस गामा टी डैश। तो हमारे पास इस तरह से बन गया ये, दिस इज ए एंड दिस इज बी, so it is a plus b, so that will be less than mod of a plus mod of b, so this is a and this is b, and this is less than equal to, okay। So now we are dealing this, so यहाँ पे again ये डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी है और इंटीग्रेशन भी रिस्पेक्ट टू टी है, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव अपने कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो वी लेफ्ट विद ओनली गामा टी एंड एक्स आई अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और यहाँ पे दिस इस सेकंड इंटीग्रल में इसमें, सो दिस mod of gamma xi minus gamma dash t is less than epsilon, या लेस देन एप्सिलॉन है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे वन ही रह जाएगा, तो वन का इंटीग्रेशन टी आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दैट विल अगेन डेल्टा एक्स आई। ठीक, तो अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे इसमें और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो व्हाट वी गेट गामा एक्स आई माइनस गामा एक्स आई माइनस वन, or these two terms are identical, so we can write 2 times epsilon delta xi। Okay, so finally we reach here। Now what we do, we just taking sum। okay, तो हम सारी ये अलग अलग इंटरवल्स के लिए हमने ये रिजल्ट बना लिया, हमने तो ओनली किस इंटरवल के लिए बनाया, हमने ये xi - 1 टू xi इंटरवल के लिए बनाया, तो ये रिजल्ट सबके लिए, इस रिजल्ट से ये हम x0 1 से शुरू करके फिर x0 1 टू x2 लाइक दिस, ऐसे करते करते लास्ट तक जो अपना बनेगा लास्ट xn - 1 टू xn तक, उन सभी का जब सम करेंगे, इंटीग्रल डेफिनेटली इस पे a से चलेगा और यहाँ पे लास्ट में b होगा, तो इंटीग्रल a टू v आफ्टर एडिंग इंटीग्रल a टू v, और ये क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी एंड लेस देन इक्वल टू, एंड दिस इज नथिंग व्हाट इट इज ए लेंथ, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कर्व गामा। तो इसको अगर एक स्टेप यहाँ पे लिखना है तो हम एक स्टेप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट स्टेप विल बी, एक स्टेप हम इस लिखते हैं, गामा इज वेरी फ्रॉम 1 to n, गामा एक्स आई माइनस गामा एक्स आई माइनस वन, ठीक, प्लस 2 एप्सिलॉन बी माइनस सी। ठीक, ये जब सम करेंगे तो डेफिनेटली अपना डेल्टा एक्स आई जो होगा वो बी माइनस सी के बराबर आएगा, और इसी को हमने ये लिखा फिर, दिस इज लेंथ ऑफ पी कॉमा गामा। सो सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, सो ये टर्म कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, so that's why this is less than delta, so we can take supremum on both sides, so after taking supremum, so what we get, this is a result valid for every partition। एक स्टेप यहाँ पे हम डाल सकते हैं, also integral a to b gamma dash t dt
is less than equal to supremum of gamma, P of gamma, capital gamma है ये, ठीक, and this is nothing but it is equal to delta gamma, ठीक, for all partitions on closed interval AB. So that's why what we get this is less than gamma. So this is basically this is 2. So by combining 1 and 2, what we get length of curve gamma is nothing but it is integral a to b mod of derivative of gamma respectively. So I hope you understand this, and this is again very important. If you get this question, so you can easily interpret it. Okay, so now we finish the topic. So now we go for another topic, and that is uniform, yeah, functions of sequence of functions. तो ये आपने बीएससी क्लासेस में भी पढ़ा होता है, तो इसी को आज हम शुरू करते हैं थोड़ा सा. तो व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस. तो इसको अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करें, तो पहले थोड़ा सा जो फंक्शन की बजाय जो नंबर की सीक्वेंस होती है उनकी बात करते हैं. सो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है स्टूडेंट नंबर की, तो उसको इस तरह से लिखते हैं. और सीक्वेंस हमारे पास है, तो इस तरह से है हमारे पास सीक्वेंस. तो और इसका जो ए एन है वो इसकी एनथ टर्म होती है, ठीक. और सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होता है, तो डेफिनेटली एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लाइक दिस. इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स लिखी जाती है. और सीक्वेंस की अगर कन्वर्जेंस की बात करें, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि हमने सीक्वेंस पहले पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. इट मीन दैट सीक्वेंस चलते चलते कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर आती स्टेबल हो जाती है, उसकी टर्म सेम हो जाएंगी, हम बोलेंगे वो कन्वर्ज करके, ठीक. अब यहाँ पे फर्क कितना है स्टूडेंट्स, कि ये जो एन था, ये फंक्शन जो था वो ओनली एन के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल कि एन में ये ले लिया वन, सी ए एन ले लिया हमने 1/n, ठीक. तो डेफिनेटली जब इसकी सीक्वेंस लेनी तो एन की वैल्यू 1/2, 1/3, इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आती है. और उसके उसके साथ अगर हम बात करें,
स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे इसकी नंबर्स की। तो अगर ये जो सीक्वेंस है इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन एन, तो फंक्शन की बात कब होगी? अगर ये जो सीक्वेंस ए एन है, जैसे 1/n है, अगर मैं इस सीक्वेंस, तो नंबर भी है, अगर मैं इसमें कुछ ऐसा लिख दूं, x/n, नाउ इज डिपेंडिंग ऑन द टू थिंग्स। एक तो आपका एक्स, एक्स आ गया, वो किसी न किसी रियल नंबर होगा, या और एक हो गया अपना एन, वो नेचुरल नंबर होता है। तो जिस सीक्वेंस में दो चीजें इन्वॉल्व हो जाएं, एक आपका नेचुरल नंबर दो रहना रहना सीक्वेंस, और एक आपके पास एक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि दैट सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक। अगर मैं ये सिंपल सा एग्जांपल की बात करूं, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू अलग लेता हूं, अगर मान लो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे, एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ 1, तो अपनी सीक्वेंस बनेगी 1/n। अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ 2, तो क्या इसके बीच में 1.1 ले लेता हूँ, चलो 1.1 ले लिया, तो सीक्वेंस बन गई हमारे पास 1.1/n। एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ 1.2, तो सीक्वेंस हमारे पास होगी 1.2/n। तो आप अगर देखें, एक्स की हर वैल्यू के लिए एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है। गौर पॉइंट, अगर एक्स की 10 वैल्यूज हैं तो 10 सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। और अगर एक्स आपका नेचुरल नंबर, रियल नंबर है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सीक्वेंस बनने वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि अपनी जो सीक्वेंस है, एक अपने पास सीक्वेंस है, जिसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, हम इसमें f(n)(x) लिखते हैं। ये नई हमारी नोटेशन रहेगी। और जो अपना f(n)(x) होगा, वो डेफिनेटली किस पे डिपेंड करेगा? x और n के ऊपर डिपेंड करेगा। अब x की मैंने वैल्यू मानो a डाली, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी, जहाँ पे x होगा वहां पे a पुट कर देंगे, और फिर वो नंबर की सीक्वेंस बन जाएगी। x=b के लिए, जैसे मान लो, यहाँ समझने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं कि 1/x+n ले लेते हैं। तो और a की जगह यहाँ पे मैं वैल्यू 1 ही ले लेता हूँ, चलो समझने के लिए, तो ये बन जाएगा अपना 1/1+n। x की वैल्यू b की जगह मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो अपना यहाँ पे f(n)(2), तो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी 2/n। अब इस सीक्वेंस की अगर हम वैल्यूज लिखेंगे तो ये कैसे बनेंगे? वो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 बनेगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 1/3, तो ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 1/3, फिर 1/4, ये देखो। अब यहाँ पे x की वैल्यू मैंने कुछ मान लिया, यहाँ पे डाल दिया 10 डाल दिया, तो अपना एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा 10 के ऊपर। तो स्टूडेंट, लाइक दिस व्हाट वी इंटरप्रेटिंग दिस, कि अपना x की हर वैल्यू के लिए एक नंबर की सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है। ओके। एक नंबर, हर नंबर के लिए एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि x=टू ए के लिए सीक्वेंस कन्वर्ज कर, यहाँ ये कन्वर्ज कर जाए, यहाँ तो ऑब्वियस है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज करेगी, सारी कन्वर्ज करेगी इधर। बट वी हैव
इन्फिनाइटली मैनी एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कि हो सकता है कि एक्स की वैल्यू फर्दर ए के लिए कन्वर्ज कर रही है, एक्स इज इक्वल टू बी के लिए कन्वर्ज नहीं कर रही है, और फिर सी पे ऊपर कन्वर्ज कर रही है, एक्स इज इक्वल टू डी पे कन्वर्ज कर रही है। तो इट मीन दैट जो पॉइंट्स होंगे एक्स के, उनके लिए अलग अलग, एक्स की वैल्यूज के लिए अलग अलग सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगे, और कुछ पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यूज के लिए सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकती है, कुछ के लिए कन्वर्ज नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे वो जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। क्या बोलेंगे? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। और अगर सभी सभी एक्स की वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करें, और उसमें एक ही डेल्टा या एप्सिलॉन हमें मिल जाए, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा। इसकी हम डिस्कशन थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, सपोज ए सीक्वेंस एफ एन वेयर एन 1 2 3 नेचुरल नंबर होएगा। तो इसमें अपना ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन ई। अब देखो ये एक्स कहाँ से आना है? ई से आना है। एंड सपोज दैट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस फॉर एवरी एक्स इज इक्वल टू ई। तो जो मैंने बात करी, ये अपना एक्स वो कहाँ से आना है? ई से आना है। तो आपने एक्स की वैल्यू x1 डाल दी, तो हमारी एक सीक्वेंस बनेगी, और वो सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होगी। यही लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स converges for every x belongs to E. We can define a function f y, f of x is equal to limit n tend to infinity fn of x belongs to E. It means that जो हमारी फंक्शन की सीक्वेंस है, वो भी एक फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगी, और वो एफ ऑफ एक्स होगा। पर ये कब होगा? जब अपना अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए सीक्वेंस एग्जिस्ट करे, कन्वर्ज करेगी नंबर वाली। और जो वो कन्वर्ज करेगी, डेफिनेटली अगर स्टूडेंट मैं डिस्कस करूं यहाँ पे कि मान लो ये जो सीक्वेंस हमने लिखी है, ये ये कन्वर्ज करेगी, ठीक। कन्वर्ज करेगी, तो वो जो जिस पॉइंट को ये कन्वर्ज करेगी स्टूडेंट, वो होगा एफ ऑफ वन, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर है। ये जो कन्वर्ज करेगी, किसको कन्वर्ज करेगी? एफ ऑफ टू को, ठीक। ये करेगी एफ ऑफ थ्री को, लाइक दिस, ये एफ ऑफ टेन को। तो ये फंक्शन हुआ ना। हो सकता है ये कांस्टेंट फंक्शन ही हो, और इसका इस केस में, इस सीक्वेंस के लिए ये कांस्टेंट फंक्शन ही होना, ठीक। क्यों? क्योंकि ये वन जीरो को कन्वर्ट करती है सीक्वेंस। तो इसका मतलब एफ ऑफ वन भी जीरो होना है, एफ ऑफ टू भी जीरो होना है, एफ ऑफ थ्री भी जीरो होना है। वो डिपेंड करता है, मतलब है तो फंक्शन ही ना, कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं इसको। तो एफ ऑफ एक्स इस केस में क्या हुआ? जीरो हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट दिस मीन। तो ये जो कन्वर्ज करेगी वो भी एक फंक्शन होगा, और वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अंडर these circumstances we say the sequence fn converges on E, and f is the limit, या limit function of the sequence fn. Sometime we shall use more descriptive terminology and shall we say that the sequence fn converges to f point wise only। तो जो बात कर रहा था, पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज क्यों? एक्स की अलग अलग पॉइंट होगी ऊपर, एक्स की वैल्यू वन के लिए अलग हो गया, एक्स इक्वल टू के लिए अलग सीक्वेंस बनेगी, थ्री के लिए अलग बनेगी। सो फॉर दैट, so that's why we are using the word f is converge, sequence f and converge to f point wise on e if this happen। ये अगर हो हैपन होगा, तभी हम बात करेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, ठीक। सिमिलरली सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज में जहां पे करली ब्रैकेट लगते हैं, यहाँ समेशन लगेगा। तो सीरीज
एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस फॉर एवरी x belongs to E, then we define f of x is equal to summation varies from 1 to infinity fn of x belongs to E. यहाँ पे sum आएगा उधर term आएगी. So then we say कि f is called sum of the series summation fn. So the main problem which arises to determine whether the important property of the functions are preserved under the limit operation 1 and 2. For instance, if function fn are continuous and or differentiable or integrable, is the same true for the limit function? What are the relation between f dash and f dash? तो ये बोल रहा है कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन की सीक्वेंस है तो जिसको कन्वर्ज करेगी कि वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, या डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो जिसको कन्वर्ज करेगी तो वो डिफरेंशिएबल होगा. अगर सीक्वेंस इंटीग्रेबल फंक्शंस की है तो जिसको कन्वर्ज करेगी तो वो भी इंटीग्रेबल होगा. इसके बारे में कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही है. That's all for today's lecture.